हमारी दो जिंदगियां होती हैं, एक जो हम हर दिन जीते हैं, दूसरी जो हम हर दिन जीना चाहते हैं, उस दूसरी ज़िंदगी के नाम। यह बात सुनने में जितनी छोटी है, समझने में उतनी ही बड़ी है, पर कितनी खूबसूरती और सरल शब्दों में हमारे लेखक ने इसे बयां किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनकही सी बातें, जहां आपको हिंदी साहित्य के कई खूबसूरत कहानियां सुनने मिलेगी। वैसे मैं आज जिस लेखक की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, उनका नाम है दिव्य प्रकाश दुबे जी। हमारे पास हर कहानी के दो वर्जन होते हैं, एक दूसरे को सुनाने के लिए और दूसरा अपने आप को समझाने के लिए। जिस दिन हमारी कहानी के दोनों वर्जन एक हो जाते हैं, उस दिन लेखक अपनी किताब के पहले पन्ने पर लिख देता है, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से लेना देना नहीं है। यह एक अदना सा झूठ पूरी कहानी को सच्चा बना देता है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखकर इस कहानी में उतरेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। सारी दुनिया दिन रात इस इंतज़ाम में है कि लोगों को कम से कम अपने अंदर झांकने की फुर्सत मिले। इस दौर में किताब पढ़ना अपने आप में बड़ा काम है। किताब का काम वही है जो पानी का एक छोटे से पौधे के लिए होता है। खुशबू और खूबसूरती पानी में नहीं होती, लेकिन हर पौधे को पानी में अपनी खुशबू ढूंढनी ही पड़ती है। इस किताब को न लिखने की इतनी वजह इकट्ठा हो गई थी कि इस किताब को लिखना पड़ा। हर बार जब किताब शुरू करता हूँ तो ऐसा लगता है कि किताब पूरी ही नहीं हो पाएगी। कभी मैं खुद से नाराज़ हो जाता हूँ तो कभी किताब के किरदार नाराज़ हो जाते हैं। महीनों कोई बात ही नहीं होती, फिर अचानक एक दिन सारे गिले शिकवे भूलकर हम एक हो जाते हैं, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। वैसे तो मैं इस कहानी और आपके बीच नहीं आना चाहता था, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती है कि जिनका सिरा सही से पकड़ने के लिए लेखक को बीच में आना ही पड़ता है। कहानी में घुसने से पहले बस आप कुछ बातें जान ले तो बेहतर होगा। अक्टूबर जंक्शन का ख्याल मेरे पास मुसाफिर कैफ़े लिखने से पहले से था, लेकिन यह कहानी कुछ साल नाराज़ रही। मैं कुछ और कहानियाँ ढूंढता रहा, कुछ लिखता रहा और बहुत कुछ मिटाता रहा। अक्टूबर जंक्शन का ख्याल बार बार आता, लेकिन हर बार बात अधूरी छूट जाती। मुझे नहीं मालूम इतना साफ साफ लेखक को किताब के पहले पन्ने पर लिखना भी चाहिए या नहीं, लेकिन कुछ बातें लिख और बोल देना बोझ उतार देने जैसा ही होता है। मैं बहुत दिनों से ऐसी कहानी ढूंढ रहा था। ऐसी कहानी से मेरा क्या मतलब है, मुझे खुद भी सही से नहीं पता। कहानियाँ लिखना ऐसे ही कुछ ना कुछ ढूंढते रहना है, जहाँ आपको बस एक धुंधला सा विश्वास होता है कि ढूंढने पर शायद कुछ मिल जाए। आखिर में मुझे बस इतना समझ आया कि कुछ कहानियों को पढ़ने और लिखने का बस एक तरीका होता है कि हम उन कहानियों को जी लें। आप इस कहानी को जी पाए तो ठीक, नहीं तो इसको एक बुरा सपना मानकर भूल जाइएगा। समय एक दिन धीरे से अच्छी और बुरी दोनों कहानियों को मिटा देता है। बचते हैं तो कुछ लोग जो सुनी हुई कहानी को अपने हिसाब से बदलकर कहानियाँ आगे बढ़ाते रहते हैं। हर बार किताब पढ़ने के बाद मुझसे पूछते हैं कि क्या वो सच्ची कहानी थी। मैं हमेशा जवाब घुमा फिरा कर देता हूँ या टाल जाता हूँ। बस एक चीज़ बता सकता हूँ कि इस कहानी के किरदार सच और सपने के बीच की छोटी सी खाली जगहों में मिले हैं। बंद मुट्ठी से खुली मुट्ठी भर ही हम जिंदगी को छू पाते हैं। बस इतना ही लेखक उस कहानी को छू पाता है जिसको वह अपने मन से कागज़ पर उतारने के लिए सालों बेचैन रहता है।
मुझे उम्मीद है आप अक्टूबर जंक्शन पढ़ते हुए उन्हीं रास्तों से, उन्हीं सच्चाइयों से, उन्हीं गलतियों से वैसे ही गुजरेंगे जैसे इनसे इन कहानी के किरदार गुजरे हैं। दिव्य प्रकाश दुबे, मुंबई। दोस्तों, मैं कहानी आगे पढ़ूं, आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 10 अक्टूबर 2020, प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली। यूँ तो हिंदुस्तान में किताब का लॉन्च होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आने वाली किताब चित्रा पाठक की है, इसलिए दिल्ली में अच्छी खासी सरगर्मी है। चित्रा की उम्र है करीब 37-38 साल। उसकी पिछली 3 किताबें कुल मिलाकर 50 लाख से ऊपर बिकी हैं। जहां एक तरफ ऐसा लगता था कि किताब बेचने के मामले में चेतन भगत और अमीश त्रिपाठी को कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा, वहीं चित्रा उनको लगातार टक्कर देने लगी है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा लिटरेचर फेस्ट, कोई ऐसा बड़ा कॉलेज नहीं है जहां चित्रा को नहीं बुलाया जाता। चित्रा को क्या पसंद है, क्या नहीं, यह पूरी दुनिया को पता है। शहर की कोई भी पेज 3 पार्टी बिना चित्रा के पूरी नहीं होती। हर संडे उसका आर्टिकल पेपर में आता है। वह तो आर्टिकल लिखकर भूल जाती है, लेकिन उसके आर्टिकल पर सोशल मीडिया में तब तक डिस्कशन होता रहता है जब तक उसका अगला आर्टिकल नहीं आ जाता। चित्रा हर 10 अक्टूबर को कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंस करती है। चित्रा की किताब आए 1 साल से ऊपर हो गया था। कुछ महीनों से उसने आर्टिकल लिखना भी बंद कर दिया था। जिस दौरान चित्रा किताबों की दुनिया में अपनी जगह बना रही थी, उसी दौरान एक और लेखिका सुरभि पराशर का नाम उभर कर आया। सुरभि पराशर हिंदुस्तान की किताबों की दुनिया का ऐसा नाम है जिसको हर कोई जानता है। सुरभि की पहली किताब 3 पार्ट की एक सीरीज़ है। उस किताब के 2 पार्ट आ चुके हैं और तीसरे पार्ट का सबको इंतज़ार है। सुरभि का स्टाइल आजकल के सभी लेखकों से बिल्कुल अलग है। सुरभि बच्चों के लिए किताब लिखती है जिसको बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब पढ़ते हैं। मीडिया में यह भी माना जाता है कि सुरभि ने हिंदुस्तान का अपना हैरी पॉटर क्रिएट कर दिया है। किताब के 2 पार्ट आने के बाद से बच्चों से लेकर बूढ़े तक तीसरी किताब का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सुरभि पराशर और चित्रा पाठक की हर बात एक दूसरे से अलग है, लिखने से लेकर लाइफस्टाइल तक। कमाल की बात यह है कि सुरभि कहाँ रहती है, सुरभि की उम्र क्या है, उसने क्या पढ़ाई की है, वह रहने वाली कहाँ की है, ये किसी को भी नहीं पता। सुरभि की कोई फ़ोटो उसकी किताब के पीछे नहीं आती, न ही वो कोई इंटरव्यू देती है, न ही किसी इवेंट में बोलने के लिए जाती है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कई बार बुलाए जाने के बाद भी सुरभि ने जाने के लिए कभी हामी नहीं भरी। मीडिया में अक्सर ही खबर चलती रहती है कि कोई बड़ा राइटर सुरभि पराशर के नाम से लिखता है। सुरभि की पहली ही सीरीज़ की तीसरी किताब का इंतज़ार उसके लाखों फ़ैन कर रहे हैं। सुरभि के पब्लिशर भी सुरभि के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। जहां एक तरफ चित्रा को लिटरेचर के क्रिटिक कोई भाव नहीं देते, वहीं सुरभि पराशर क्रिटिक्स की फेवरेट राइटर हैं। चूँकि सुरभि की किताबें भी लाखों में बिकती है, इसलिए चित्रा पाठक को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले हमेशा यही बोलते हैं कि अच्छा लिखकर भी लाखों लोगों तक पहुंचा जा सकता है। वैसे चाहे चित्रा पाठक सुरभि पराशर से न चिढ़ती हो, लेकिन उनके फ़ैन आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेलते रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर हो रही थी। लोगों में सरगर्मी बढ़ती जा रही थी। चित्रा के कुछ फ़ैन इस उम्मीद में वहां पहुंचे हैं कि वे अपनी किताब पर ऑटोग्राफ ले सके। चित्रा अपनी टीम के साथ हॉल में पहुंची। चित्रा की हर बात किसी बड़ी हीरोइन वाली थी। उसने गॉगल पहन रखे थे,
शिफॉन की साड़ी उस पर बहुत सूट करती है। उसकी स्टाइल में कई औरतें साड़ी पहनने की कोशिश करती है। चित्रा के बाल छोटे हैं। चित्रा से जब कोई रिपोर्टर सवाल करता है तो वह ऐसे देखती है जैसे आदमी की आत्मा तक का एक्सरे कर लेगी। एक कोट पैंट टाई पहना हुआ 40 साल का आदमी आगे आकर लोगों को चुप करवाना शुरू करता है। अपने स्टाइल से यह आदमी चित्रा का मैनेजर लगता है। आप लोग प्लीज़ शांत हो जाइए। चित्रा की टेबल पर पानी की बोतल है, माइक है और एक कप में चाय रखी है। चित्रा पानी पीकर 10 सेकंड का पॉज लेती है और पूरे कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक देखकर बोलना शुरू करती है। इतने शॉर्ट नोटिस पर आप सभी लोगों का आने के लिए शुक्रिया। चित्रा ने बोलना शुरू ही किया था कि इतने में फिर से शोर शराबा बढ़ना शुरू हो जाता है। हर किसी के पास चित्रा के लिए अलग सवाल है। अगली किताब किस बारे में है? वह अगली छुट्टी मनाने कहाँ जाने वाली है? उसकी किताब पर कौन फिल्म बना रहा है? वह आजकल किसको पढ़ रही है? चित्रा आजकल किसको डेट कर रही है? इतने में पीछे से कुछ लड़के लड़कियों का एक ग्रुप एक साथ चिल्लाता है, चित्रा वी लव यू। चित्रा का मैनेजर बीच में आकर सबको चुप रहने के लिए कहता है। चित्रा माइक को अपने पास खींचकर कहती है, मुझे आप लोगों से एक कन्फेशन करना है। चित्रा कभी कन्फेशन जैसा कमज़ोर शब्द बोलेगी, इस बात का यकीन कर पाना मुश्किल है। चित्रा ने जो भी किया है डंके की चोट पर किया है। हॉल में बैठे लोगों की आंखों में सवाल ही सवाल हैं, जिनके जवाब केवल चित्रा के पास है। चित्रा के सामने बैठे एक बुज़ुर्ग की आंखों में देखती है। ये बुज़ुर्ग चित्रा के साथ ही हॉल में आए थे। वे बुज़ुर्ग चित्रा की ओर देखकर हामी में अपना सिर हिलाकर जैसे चित्रा को हिम्मत देते हैं। चित्रा चाय का एक सिप पीकर बोलना शुरू करती है। मैं हर 10 अक्टूबर को अपनी नई किताब के बारे में अनाउंस करती हूँ। आज भी मैं एक नई किताब के बारे में आप सबको बताने वाली हूँ, लेकिन वो किताब मेरी नहीं बल्कि सुरभि पराशर की है। एक सच जो आज पहली बार दुनिया के सामने आ रहा है वो ये कि सुरभि पराशर और चित्रा पाठक एक ही है। चित्रा के इतना बोलते ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। उन बुजुर्ग ने चैन की सांस ली और अपनी पीठ कुर्सी पर पीछे टिका दी। चित्रा आगे बोलना शुरू करती है, लेकिन सुरभि पराशर और चित्रा पाठक केवल किताब के पार्ट 3 में एक है। मैंने सुरभि की किताब के पहले 2 पार्ट नहीं लिखे हैं। सुरभि को कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती थी। जब मैंने यह सच बता ही दिया है तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि मैंने केवल किताब के पार्ट 3 का आधा हिस्सा लिखा है। मैं यह भी बता देना चाहती हूँ कि सुरभि पराशर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि सुरभि पराशर के नाम से सुदीप यादव ने सारी किताबें लिखी है। कमरे में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है, लेकिन चित्रा अपना बोलना जारी रखती है। सुदीप कौन है ये आप सब लोगों को पता है। आप थोड़ा सा ज़ोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि सुदीप यादव, जिसने आज से 10 साल पहले अपनी कंपनी bookmytrip.com से धूम मचा दी थी। सुदीप के ट्विटर पर 50 लाख फॉलोअर थे। सुदीप दुनिया के वंडर अंडर 30 की लिस्ट, यानी 30 साल से कम उम्र में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी लोग थे, उस लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। अपनी कंपनी के अलावा वह दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट भी करता था। सुदीप यादव के साथ 1 मिनट लिफ्ट में जाने के लिए भी लोग बेचैन रहते थे। 1-2 बार उसने लिफ्ट में मिले हुए किसी लड़के के आइडिया में तुरंत इन्वेस्ट कर दिया था। क्रिकेट में जो जगह सचिन की थी, वो स्टार्टअप की दुनिया में सुदीप यादव की थी। किसी भी कॉलेज का कोई लड़का अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखता था तो वह सुदीप यादव को अपना आइडियल मानता था।
देश की बड़े से बड़े मॉडल और हीरोइन सुदीप यादव के साथ डेट करने के लिए तैयार थी। यह वही सुदीप यादव है जो सुरभि पराशर के नाम से किताब लिख रहा था। चित्रा ने इतना कहकर पानी पिया। सुदीप ने किताब का 3rd पार्ट खुद क्यों नहीं पूरा किया? आप सुदीप को कैसे जानती है? ये किताब के लिए पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? आप सुरभि पराशर से चिढ़ती है? सुदीप यादव आज यहाँ क्यों नहीं आया? सुदीप यादव कहाँ है? क्या सुदीप यादव किसी सुरभि पराशर नाम की लड़की से प्यार करता था? सुदीप और आपके बीच अफेयर है? चित्रा के इतना बोलने के बाद कमरे में सवाल कम नहीं हुए थे, बल्कि सवाल और बढ़ गए थे। सब सवालों के जवाब केवल चित्रा के पास थे। आज जो चित्रा लोगों के सामने थी वह अभी तक की अपनी पब्लिक अपीयरेंस से बिल्कुल अलग थी। आज बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी चित्रा और 10 साल पहले की चित्रा में कोई फ़र्क नहीं था। वह चित्रा जो आज से ठीक 10 साल पहले बनारस गई थी। 10 साल पहले अक्टूबर 2010 बनारस। बनारस शहर सच और सपने के बीच में कहीं बसता है। बनारस में कोई समझ नहीं सकता कि सच क्या है और सपना क्या। कोई यहाँ सच ढूंढने आता है तो कोई सपना भूलने। लेकिन बनारस एक ढीठ शहर है। यह लोगों के सच को सपने में बदल देता है और सपने को सच की तरह दिखाने लगता है। बनारस के चौराहों पर ज़िंदगी के मायने गोल गोल घूमते रहते हैं। कोई पकड़ लेता है तो कोई खाली हाथ लौट जाता है। शहर थोड़ा मूडी है, हर किसी पर खुलता नहीं और हर किसी से खुलता नहीं। बात थोड़ी गहरी है, कोई समझ जाए तो ठीक, नहीं तो जय भोलेनाथ। किसी भी कहानी में कोई लड़का और कोई लड़की कहीं ना कहीं तो मिलते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ कोई लड़का लड़की मिल सकते हैं वो सब कुछ लिखा जा चुका है। कॉलेज से लेकर ऑफिस तक, ट्रेन से लेकर हवाई जहाज़ तक। चूँकि चित्रा और सुदीप को कहीं ना कहीं तो मिलना ही था, इसलिए दोनों 80 घाट पर मिलते हैं। वे दोनों कभी मिले नहीं होते अगर उस समय पिज़्ज़ेरिया कैफ़े में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पिज़्ज़ेरिया के वेटर ने इन दोनों को एक साथ बैठा दिया। हालांकि दोनों ही मी टाइम चाहते थे, दोनों ही अकेले बैठना चाहते थे, लेकिन इतनी भीड़ में अलग पूरा टेबल मिलना मुश्किल था, तो दोनों को साथ में बैठना पड़ा। दोनों खड़े नहीं रहना चाहते थे। यह कहानी शुरू ही न हुई होती अगर उस वेटर ने अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में इन दोनों को साथ नहीं बैठा दिया होता। इस कहानी में वेटर का काम इतना ही था। अब वह इनका ऑर्डर लेने के बाद कभी वापस नहीं आएगा। आपने कभी सोचा है, रोज़ तमाम कहानियाँ ऐसे ही वे लोग शुरू करते हैं जिनको कभी पता ही नहीं चलता कि वे कहानी का कितना अहम हिस्सा है। सुदीप की उम्र है करीब 25 साल। उसने कैजुअल काली टी शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई है। चित्रा की उम्र है 26-27 साल। चित्रा ने शॉर्ट कुर्ता और नीली जीन्स पहनी हुई है। ये दोनों कौन हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अभी जानने लायक बस इतना है कि दोनों एक साथ कैफ़े की टेबल पर है। दोनों ने एक एक पिज़्ज़ा और नींबू शहद पानी ऑर्डर किया है। लोग बनारस क्यों आते हैं? क्यों का पता नहीं, लेकिन ये पता है कि कब आते हैं। कब आते हैं? जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। ये सवाल जवाब सुदीप और चित्रा भी एक दूसरे से कर सकते थे, लेकिन ये सवाल सुदीप और चित्रा के ठीक पीछे वाली टेबल पर बैठे किन्हीं दो लोगों ने किया। उन दोनों की आवाज़ इन दोनों को सुनाई पड़ी। इन दो लोगों ने अगर उस दिन यह सवाल न पूछा होता तो शायद यह कहानी शुरू ही नहीं हुई होती। पीछे वाली टेबल पर बैठे उन दो अजनबियों की बात सुनकर चित्रा ने कहा, हाउ ट्रू। कहाँ अटक गई है आप?
सॉरी, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए, सुदीप ने कहा। इट्स ओके, मैं अपनी किताब में एक जगह अटक गई हूँ। कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही। यहाँ BHU में एक कविता का इवेंट था। वहाँ से इनविटेशन आया तो सोचा शायद बनारस में मोक्ष तो सबको मिलता है, शायद मुझे कहानी मिल जाए। तुम बनारस क्यों आए हो? चित्रा ने पीछे की टेबल पर बैठे लोगों की बात सुनने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछा। मेरे एक दोस्त की शादी थी और बनारस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। कई सालों से यहाँ आने का मन था। कैसा लगा बनारस? जैसा सुना था वैसा तो नहीं लगा अभी तक। कितने दिन से आए हो? एक दिन हो गया है, कल ही फ्रेंड की शादी थी। बनारस चढ़ने में टाइम लगता है, चित्रा ने कहा। सॉरी, मैं समझा नहीं। 2 दिन के लिए आओगे तो बनारस कभी अच्छा नहीं लगेगा। बनारस आओ तो फुर्सत से आओ। बनारस आते बहुत हैं लेकिन पहुंच कम लोग पाते हैं। तुम्हारी ये आखिरी लाइन मेरे ऊपर से गुजर गई, लेकिन एक बात बताओ, ज़्यादा दिन रुकने से बनारस बदल थोड़े जाएगा। मैं बस इतना बोलूँगी, 2 दिन से ज़्यादा रुक कर देखो, तब ये सवाल नहीं पूछोगे। इतने में पिज़्ज़ा आ गया। दोनों ने अपना अपना पिज़्ज़ा खाना शुरू किया। सुदीप पिज़्ज़ा खाते हुए घाट के पास बैठे कॉलेज के बच्चों को देखने लगा। वो बच्चे शायद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के थे। वे घाट पर बैठकर घाट का स्केच बना रहे थे। कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि उनका एक हिस्सा किसी अनजान लड़के के स्केच में कैद हो गया है। हमारे कितने हिस्से दुनिया में कहाँ कहाँ कैद हैं, ये हम भी नहीं जान पाएंगे। दोनों आधा पिज़्ज़ा खाने तक कुछ नहीं बोले। चूंकि भीड़ बहुत थी तो वेटर ने सुदीप और चित्रा की टेबल पर 1-2 लोगों को और फिट करने की कोशिश की। चित्रा ने वेटर से कहा कि 1-2 लोग और आ रहे हैं। वेटर को भी पता था चित्रा झूठ बोल रही है। चित्रा आराम से बैठना चाहती थी। देखो, पिज़्ज़ा आधा बचा है। अगर मैंने जल्दी खा लिया तो वेटर जाने के लिए बोलेगा। मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने का मन है। तब तक टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? सुदीप चित्रा की बात सुनकर हंसा। कमाल है, मुझसे कोई ऐसे बात नहीं करता। वैसे टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताती? पूछो। शहर? शहर मतलब जहाँ की मैं हूँ या जहाँ मैं रहती हूँ? मोस्टली लोगों के 2 शहर होते हैं, एक जहाँ के हम होते हैं और एक जहाँ हम रहते हैं। जहाँ तुम रहती हो? दिल्ली। और तुम? मुंबई। और तुम रहने वाली कहाँ की हो? भोपाल। और तुम? लखनऊ। वैसे शहर वाले सवालों से तुम बोरिंग सी नौकरी करने वाले MBA टाइप लग रहे हो। तुम जज कर रही हो मुझे? हाँ, कर रही हूँ। अब कुछ अच्छा बताओ, चाहे झूठ बताओ, मज़ा आना चाहिए बस। मैंने 12th के बाद पढ़ाई नहीं की। What? आर यू सीरियस? 100% सीरियस। ये हुई ना बात, फिर करते क्या हो? मैं इतना कुछ खास नहीं करता। मैंने करने के लिए लोग रखे हुए हैं। ढील क्या दी, तुम तो फेंकने ही लगे। लेकिन चलो, कम से कम ये बोरिंग तो नहीं है। अब तुम पूछो। तुम किताब क्यों लिखना चाहती हो? फिर से बोरिंग सवाल। किसी को नहीं पता होता है कि वो किताब क्यों लिखना चाहते हैं। फिर भी कोई तो वजह होगी। मुझे नहीं पता क्यों लिखना चाहती हूँ। शायद नेम फेम के लिए। अब मेरी बारी। पूछो। नाम क्या है तुम्हारा? अब तुम बोरिंग सवाल पूछने लगे। एक बोरिंग सवाल तो पूछ ही सकती हूँ। सुदीप यादव। एक मिनट, सुदीप यादव तो सुना हुआ नाम है। तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? फिर बोरिंग सवाल। अरे बताओ। बुक माई ट्रिप। तो तुम द सुदीप यादव हो?
हाँ, सुदीप यादव हूँ। नाम के पहले द लग गया है, मुझे नहीं पता था। खासकर जब कोई इतना अच्छा पिज़्ज़ा खा रहा हो, तब तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सुदीप ने पिज़्ज़ा का एक पीस अपनी प्लेट में रखते हुए कहा। मैंने पेपर में पढ़ा है तुम्हारे बारे में, लेकिन ये स्टार्टअप वगैरह मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता। मैं अखबार नहीं पढ़ता, इतना टाइम ही नहीं रहता। तो तुम्हें पता कैसे चलता है कि आसपास क्या चल रहा है? चित्रा ने अपने पिज़्ज़ा का आखिरी पीस खाते हुए पूछा। मेरी असिस्टेंट मुझे सब अखबारों में से मेरे काम की खबरों की एक रिपोर्ट बनाकर भेज देती है। तो जिस सुदीप यादव के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो यहाँ बनारस में बैठकर आराम से पिज़्ज़ा खा रहा है और मैं उससे कोई फालतू सी बोरिंग बात कर रही हूँ। बताया ना, मैं एक दोस्त की शादी में आया था और फिर मैंने 3 दिन का ब्रेक भी ले लिया। ब्रेक किस लिए? मेरे डॉक्टर ने दवाई के साथ छुट्टी भी प्रिस्क्राइब की थी। बनारस का प्लान बना तो सोचा यहाँ रुक कर देखते हैं। हुआ क्या है तुम्हें? तुम ज़्यादा ही पर्सनल नहीं हो रही? राइटर कब से जर्नलिस्ट टाइप के सवाल पूछने लगे? सुदीप ने अपना पिज़्ज़ा ख़त्म किया। वेटर अब तक इनकी टेबल पर घात लगाए बैठा था। सॉरी, लेकिन सुदीप यादव ऐसे ही किसी टेबल पर टकरा जाए तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो बनता है। मैं झूठ बोल रहा था। मैं सुदीप यादव नहीं हूँ, न ही मेरी कोई कंपनी है। मैंने MBA किया है और मैं नॉर्मल सी नौकरी करता हूँ। सुदीप यादव के बारे में आर्टिकल पढ़ा था कभी, बस आज मौका देखकर फेंक दिया। चित्रा को कुछ समझ नहीं आया कि सामने बैठा हुआ लड़का सच बोल रहा है या झूठ। आरती शुरू होने को है। अच्छा लगा आपसे मिलकर मिस राइटर। चित्रा पाठक नाम है मेरा, और तुम्हारा? क्या फ़र्क पड़ता है, मान लो सुदीप यादव ही है। अपनी किताब पूरी कर लेना तो भेजना मुझे। कंपनी की वेबसाइट पर मेरा एड्रेस है। सुदीप आरती देखने चला गया और वहाँ उन बच्चों के स्केच का हिस्सा हो गया। चित्रा ने अपना बिल अदा किया, वह भी घाट पर आरती देखने बैठ गई। उसको सुदीप दिख रहा था, लेकिन वह जिस तरफ बैठी थी वहाँ से सुदीप उसको नहीं देख सकता था। आरती के बीच बीच में चित्रा सुदीप की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद सुदीप जहाँ बैठा था वहाँ से उठकर जा चुका था। चित्रा ने 1-2 मिनट तक उसको आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन वह दिखा नहीं। हर अधूरी मुलाकात एक पूरी मुलाकात की उम्मीद लेकर आती है। हर पूरी मुलाकात अगली पूरी मुलाकात से पहले की अधूरी मुलाकात बनकर रह जाती है। एक अधूरी उम्मीद ही तो है जिसके सहारे हम बूढ़े होकर भी बूढ़े नहीं होते। किसी बूढ़े आशिक ने मरने से ठीक पहले कहा था कि एक छटांग भर उम्मीद पर साली इतनी बड़ी दुनिया टिक सकती है, तो मरने के बाद दूसरी दुनिया में उसकी उम्मीद बांधकर तो मर ही सकता हो। बूढ़ों की उम्मीद भरी बातें सुननी चाहिए, अच्छी लगती है, बस उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें एक उम्र में समझ कहाँ आती हैं। चित्रा को उम्मीद न होती तो उसने वह सब थोड़े किया होता जो उसने किया। थोड़ी देर बाद चित्रा वहाँ जाकर बैठ गई जहाँ सुदीप बैठा हुआ था। उसने अपने मोबाइल पर सुदीप यादव का नाम गूगल किया। यह वही सुदीप यादव था जिसके बारे में चित्रा ने थोड़ा बहुत सुन रखा था। चित्रा ने एक बार फिर चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। आरती खत्म करके वह अपने कमरे में आ गई। उसने अपना लैपटॉप खोलकर एक पन्ना लिखा। थोड़ी देर में लैपटॉप बंद किया और अपनी छोटी सी एक नोटबुक में कुछ लिखने लगी। थोड़ी देर में वह उससे भी बोर हो गई। उसने होटल के कमरे का टीवी ऑन किया। टीवी पर इश्किया फिल्म का गाना दिल तो बच्चा है जी चल रहा था। लाइट ऑफ करके वह नहाने चली गई। जब वह नहाकर लौटी तब टीवी पर मुन्नी बदनाम हुई चल रहा था। उसने टीवी बंद किया और सोने की कोशिश करने लगी। उधर सुदीप ने ताज होटल में एंट्री करते ही रिसेप्शन पर अपने लिए अपडेट पूछा।
रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसको बड़ी इज्जत से बताया कि अभिजात सर का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि ऑफिस में सब नॉर्मल है, आप आराम से अपनी छुट्टी पर रहें। कुछ भी अर्जेंट होगा तो वो आपके लिए मैसेज छोड़ देंगे। सुदीप ने रिसेप्शन वाली लड़की को सुबह 5 बजे वेकअप कॉल देने के लिए कहा। उसने डिनर लिया और कमरे में आकर दवा खाकर टीवी ऑन कर दिया। उसने ध्यान नहीं दिया, टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज था और टीवी ऑन करते ही मुन्नी बदनाम हुई गाना बजना शुरू हुआ। उसने तुरंत टीवी बंद कर दिया। सुदीप ने सोने की कोशिश करते हुए आसमान में देखा। उधर चित्रा अभी तक सो चुकी थी। आज की कहानी हम यही ख़त्म करते हैं दोस्तों। आपको कहानी कैसी लग रही है, लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आगे की कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द कहानी के अगले हिस्से में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें।